हेलो दोस्तों, मैं प्रकाश झा आप सभी को ऑनलाइन ज्ञान पर हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज फिर से हम 30 प्रश्न लेकर उपस्थित हुए हैं। ये 30 प्रश्न भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है दोस्तों, और जो 30 प्रश्न हम कल करवाए थे वह भी बहुत इम्पोर्टेंट थे। तो ध्यानपूर्वक इन 30 प्रश्नों को भी आप लोग देखिएगा और वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा दोस्तों। तो सबसे पहला प्रश्न है दोस्तों हम लोगों का, सालमली वृक्ष का वर्णन किस ग्रंथ से मिलता है? तो ऑप्शन में दिया हुआ है रघुवंश, किराता अर्जुनियम, शिवराज विजय, कादम्बरी। तो दोस्तों आप लोग बताइएगा इसका राइट आंसर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कादम्बरी। कादम्बरी कादम्बरी किसकी रचना है? तो कादम्बरी बाणभट्ट की रचना है। कादम्बरी किस प्रकार का काव्य है? तो कादम्बरी गद्य काव्य है। तो इस प्रकार से एक प्रश्नों में आपके 3 प्रश्न हो गए। कादम्बरी के रचयिता कौन है? तो बाणभट्ट है। कादम्बरी किस प्रकार का काव्य है? तो गद्य काव्य है। सालमली वृक्ष का वर्णन किस ग्रंथ से मिलता है? तो कादम्बरी से मिलता है। तो इस प्रकार से आपके 3 प्रश्न हो गए, जो एमए में यह प्रश्न पूछा भी गया हुआ है। चलिए अब दूसरा प्रश्न पे आते हैं। पुत्र प्राप्ति की कामना से राजा दिलीप ने किस ऋषि के आश्रम में गो सेवा की थी? तो वह राइट आंसर हो जाएगा वशिष्ठ। ऋषि वशिष्ठ के आश्रम में राजा दिलीप ने गो सेवा की थी। और गो का नाम क्या था? तो नंदनी। नंदनी गो का नाम था। यह रघुवंश से संबंधित है। रघुवंश के रचयिता कौन है? तो कालिदास रघुवंश के रचयिता है। इस तरह से 3 प्रश्न एक में ही हो गया। अब दोस्तों, संस्कृत में प्रसिद्ध नाटककार विशाखदत्त की कृति का नाम है। तो इसका 4 ऑप्शन में दिया हुआ है। आप लोग बताइएगा कि विशाखदत्त की रचना का क्या नाम है? तो हितोपदेश, मुद्रा राक्षस, शिशुपाल वध, मृच्छकटिकम। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मुद्रा राक्षस। मुद्रा राक्षस इसकी रचना है। अब दोस्तों चौथे प्रश्न में आइएगा। मनुस्मृति के अनुसार धर्म के लक्षण है। तो मनुस्मृति में मनु जी महाराज ने धर्म के 10 लक्षण बताए हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 10। अब 5वें प्रश्न पर आइएगा। अनाथ परिपालनम ही धर्म अस्मद विधानम सूक्ति का संबंध है। तो यह सूक्ति किसमें है? तो ऑप्शन में 4 ऑप्शन दिया हुआ है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सुभाषित रत्नावली। रत्नावली के रचयिता कौन है? तो हर्षवर्धन जी है। तो इस प्रकार से प्रश्न आता है कि रत्नावली के रचयिता कौन है? तो हर्षवर्धन। और अनाथ परिपालनम ही धर्म अस्मद विधानम सूक्ति का संबंध है तो रत्नावली से। और 6ठे प्रश्नों पर आइएगा दोस्तों। अर्जुन के धनुष का नाम है। तो अर्जुन का धनुष का नाम आप लोग भली भांति जानते होइएगा कि गांडीव। इसका गांडीव सही आंसर है। क्रीडनम शब्द का अभिप्राय है। क्रीडनम को हिंदी में क्या कहते हैं? तो खिलौना कहते हैं। क्रीडनम संस्कृत शब्द है, इसको हिंदी में खिलौना कहते हैं। आश्रमे बटा स्वनथ निशाम्भो म्रान लक वृक्षा आसन। वाक्य में उल्लिखित वृक्षों की संख्या है। तो इसमें 5 प्रकार के वृक्षों की बात कही गई है दोस्तों। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 5। विजातीय पद का चयन कीजिए। कौन सा ऐसा शब्द है जो अलग है? तो लूता, एला, लवडम, मधुरिका। तो इसमें लवडम राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद 10वें प्रश्न में आइएगा दोस्तों। चतुर्विंशत संख्या है। तो चतुर्विंशत को क्या बोलते हैं? तो 34 बोलते हैं। 11वें प्रश्न पर आइएगा दोस्तों। आभ्यंतर प्रयत्न के प्रकार है। तो आभ्यंतर प्रयत्न कितने होते हैं? 5 प्रकार के होते हैं। ये 4 मिस्टेक है थोड़ा। तो यहाँ पे 5 क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। आप 5 प्रकार के कौन से हैं? तो स्पृष्ट, ईसत स्पृष्ट, ईसत द्विवृत्त, विवृत और समवृत्त। 5 प्रकार के आभ्यंतर प्रयत्न माने गए हैं। उसके बाद 12वें प्रश्न पर आइएगा। उपेंद्र पद का संधि विच्छेद है। तो उपधन इंद्र, उपेंद्र। इसमें कौन सा संधि है? तो गुण संधि है। और 13वें प्रश्न पर आइएगा दोस्तों। सकार और सकार से योग होने पर क्या परिवर्तन होता है? तो जो तालव्य सकार है
इसका उच्चारण स्थान इचु यसानम तालु, तालु होता है। और ये जो दंत सकार है तो उसका उच्चारण स्थान दंत होता है। तो इस प्रकार से एक का तालु उच्चारण स्थान तालु से उच्चारित होता है और दूसरे का दंत से होता है। तो इसका यही अंतर है। भूतपूर्व, भूतपूर्व इस समस्त पद का विग्रह होगा तो पूर्वम भूत, पूर्वम भूत भूतपूर्व, इसका राइट आंसर हो जाएगा। और ये कौन सा समास है? तो केवल समास है जो संस्कृत में होता है। हरये रोचते भक्ति, वाक्य में हरये पद में विभक्ति है। तो दोस्तों यहाँ पे हरये पद में विभक्ति 4 होगा, चतुर्थी विभक्ति होगा। और रोचते रुच्यार्थानाम प्रियमानः, रोचते में चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग होता है। तो यहाँ चतुर्थी हो जाएगा। यहाँ चतुर्थी हो जाएगा। उसके बाद परिमाण मात्र में कौन सी विभक्ति होती है? तो परिमाण मात्र में द्वितीया विभक्ति होती है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? द्वितीया हो जाएगा। व्यामेन शरीरम स्वस्थ भवति, वाक्य में रेखांकित पद में प्रयुक्त कारक है। तो व्यामेन, तो यहाँ तृतीया है तो करण कारक हो जाएगा, करण कारक राइट आंसर। नव पलाश, पलाश वनम में प्रयुक्त अलंकार है। तो यहाँ राइट आंसर हो जाएगा यमक अलंकार, क्योंकि यहाँ पे 2 शब्द के अलग अलग अर्थ है। एक प्लास का दूसरा अर्थ है और दूसरे प्लास का दूसरा अर्थ है। तो इस प्रकार से यमक अलंकार हो जाएगा। तस्मय शब्द का विभक्ति एवं वचन है। तो तस्मय चतुर्थी विभक्ति का एक वचन है। अकथितम च सूत्र के अंतर्गत कितनी द्विकर्मक धातु हैं? तो यहाँ राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा 16। अकथितम च द्वितीया विभक्ति से संबंधित है और यह इसमें द्विकर्मक धातु है 16 धातु। और 21वें प्रश्न है दोस्तों, संप्रति वायु प्रदूषणस्य दूरीकरणाय नगरे उद्यानम आवश्यकम, वाक्य में अव्यय पद है। तो यहाँ संप्रति क्या है? अव्यय पद है, क्योंकि संप्रति अव्यय पद है। जानही ज्ञा धातु का रूप होता है। तो ज्ञा धातु का लंग लकार का प्रथम पुरुष एक वचन है जानही। ये सब बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, आप लोग इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। क्रिया में वर्तमान कालिक निरंतरता द्वयोतित करने के प्रयुक्त में होने वाला प्रत्यय है। तो त प्रत्यय जो होता है तो वह क्रिया में वर्तमान कालिक निरंतरता द्योतित करता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा त। मया रामः दृश्यते, वाक्य का वाच्य परिवर्तन करने में वाक्य होगा। तो जब हम इसको, ये मया रामः दृश्यते कर्म वाच्य में दिया हुआ है, जब इसको हम कर्तरी वाच्य में करेंगे तो प्रथमा विभक्ति का एक वचन हो जाएगा। तो अहम हो जाएगा, राम हो जाएगा, पश्यामी हो जाएगा। इसी को जब हम कर्म वाच्य में करेंगे तो तृतीया विभक्ति हो जाएगा, मया राम दृश्यते इसका हो जाएगा। तो अहम रामम पश्यामी इसका राइट आंसर हो जाएगा। मैं मुख से बोलता हूँ तो अहम मुखेन न बदामी, मैं का अहम मुख से मुखेन बोलता हूँ, बदामी उत्तम पुरुष का एक वचन है। तो मैं मुख से बोलता हूँ, इस अहम मुखेन बदामी इसका राइट आंसर हो जाएगा। संस्कृत काव्य शिक्षण का उद्देश्य नहीं है। ये दोस्तों सीटेट में पूछा गया प्रश्न है कि संस्कृत काव्य शिक्षण का क्या उद्देश्य नहीं है। तो काव्य जब हम पढ़ते हैं तो उसमें रसानुभूति कराना, गति यति लक्ष्य एवं भाव के अनुसार श्लोक पाठ करने की क्षमता का विकास करना, शब्द भंडार में वृद्धि करना, कविता के उदात्त भावों का विकास करना। तो जब हम काव्य पढ़ते हैं तो उसमें शब्द भंडार में वृद्धि करना का कोई महत्व नहीं होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा शब्द भंडार में वृद्धि करना। अब 27वें प्रश्न पर आते हैं दोस्तों कि गद्य शिक्षण में किसका विशेष महत्व नहीं है। ये भी सीटेट में पूछा गया प्रश्न है। तो गद्य शिक्षण में किसका विशेष महत्व नहीं है। तो अनुकरण वाचन का, विचार विश्लेषण का, कठिन निवारण का, लययुक्त सस्वर वाचन का। तो जब हम गद्य शिक्षण पढ़ते हैं तो उसमें
सस्वर वाचन की कोई लय युक्त सस्वर वाचन की कोई ज़रूरत नहीं होती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लय युक्त सस्वर वाचन। श्लोक के एक एक पद का अर्थ करते जाना किस प्रणाली का द्योतक है? ये भी प्रश्न पूछा गया है सीटेट में दोस्तों। तो हम आपको वही प्रश्न बता रहे हैं जो किसी न किसी एग्जाम में जरूर पूछा हुआ है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा व्याख्या प्रणाली। जब हम श्लोक के एक एक पद का अर्थ करते जाते हैं और समझाते जाते हैं तो वो व्याख्या प्रणाली के अंतर्गत आता है। संस्कृत भाषा में कहानी शिक्षक करते समय शिक्षक को बचना चाहिए। तो जब हम संस्कृत भाषा में किसी कहानी को कहते हैं तो हमको पुस्तक का प्रयोग नहीं करना चाहिए। हमको संस्कृत की कहानी अपने मुख से ही कहना चाहिए। तो ये पुस्तक प्रयोग से इस चीज़ को शिक्षक से को बचना चाहिए। फ्लैश कार्ड शिक्षण अधिगम सामग्री है। तो दोस्तों ये भी प्रश्न सीटेट संबंधित है और यूपी टेट में भी पूछा गया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दृश्य। जो फ्लैश कार्ड है वह दृश्य शिक्षण सामग्री है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आज का जो 30 प्रश्न था वो आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अगर आप लोगों को समझ में आया होगा तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और हमारे वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। जय हिंद।